हेलो बच्चों, आज मैं आपको दूर का आकाश नाटक के बारे में बताऊंगी, जिसके लेखक गोविंद चातक जी हैं। दूर का आकाश नाटक के माध्यम से चातक जी के द्वारा मुख्यतः प्रकृति के प्रति ममता व्यक्त की गई है, किंतु वह उसका एक आयाम मात्र है, जिसके कारण जीव हत्या, नगर निर्माण आदि पर व्यंग किया गया है, जिसमें सबसे मुख्य आयाम दो जीवन दर्शनों को दिखाया गया है। राजा और प्योली उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक में व्यक्तिवाद की पराकाष्ठा है तो दूसरे में निष्क्रिय आक्रोश है, जिससे त्रासद और मूक संघर्ष पैदा होता है। यह सारा संघर्ष व्यक्तित्व की रक्षा के लिए होता है। इसमें राजा बहुत आक्रामक लगता है, किंतु एक छोर पर जाकर वह भी कम त्रासद नहीं है। प्योली को प्रसन्न रखने के लिए उसके सारे प्रयत्न असफल होते हैं और उसकी पराजय में भी उसकी पीड़ा मुखर हुई लगती है। इसी प्रकार चरवाहा का संघर्ष भी बाहरी कवच के बावजूद अंदर से कम करुणा नहीं जगाता। अर्थात इसमें प्योली नाटक की प्रमुख नायिका है और राजकुमार उसका नायक है। दूर का आकाश पहाड़ की एक लोक कथा पर आधारित है। प्योली पहाड़ों में एक पीला और कोमल फूल होता है। यह नाटक उसी की व्यथा कथा को प्रस्तुत करता है, जिसमें प्रगति प्रेम, पर्यावरण रक्षा, भौतिकवाद का विरोध जैसे कुछ बिंदु उभर कर सामने आए हैं, जिससे यह एक प्रेम गाथा मात्र नहीं रह गई और चरवाहा जैसे चरित्र का समावेश उसकी नाटकीयता और दृष्टि में वृद्धि करता है। प्योली सीधे सरल प्राकृतिक जीवन से निकलकर राजमहल के ऐश्वर्य और भोग पर न्यौछावर हो जाती है, किंतु यथार्थ का एहसास उसे बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। प्योली पहले उस ऐश्वर्य की ओर उन्मुख होती है जो उसकी लालसा की एक क्रिया होती है। वहीं राजा की भी अपनी लालसाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। एक तरफ प्योली राजमहल के ऐश्वर्य को पाना चाहती है, जिससे उसकी इच्छाएं और भी बढ़ती चली जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति होते होते प्योली इतने आगे आ जाती है कि कोई रास्ता शेष नहीं बचता है। लेकिन प्योली के जिंदगी में जब ठहराव आता है तो उसके अंदर एक वेदना उत्पन्न होती है और वह वेदना उसे एहसास कराती है कि उसके मन की तलाश दूर की तलाश है, जो उसके मन प्राणों के सपनों में भरा है लेकिन जीवन में खाली है। यही जीवन का खालीपन उसे कभी अगली यात्रा के लिए प्रेरित करता है, किंतु वो यात्रा होती ही नहीं। अर्थात प्योली को ऐश्वर्य भी मिल गया, सुख शांति भी मिल गई, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं किसी और चीज़ की तलाश है, दूर की तलाश है। वह उस तलाश को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ मन तक ही सीमित रखती है। वो जीवन में उसको ला नहीं पाती। आगे प्योली के सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वो अंदर के विस्फोट को बाहर ले आए। जब बाहर से विस्फोट होता है तो वह महत्वाकांक्षाएं और भी प्रबल होती हैं, किंतु जब अंदर से विस्फोट होता है तो व्यक्ति हाथ खींच लेता है। ठीक उसी प्रकार प्योली ने भी अपनी सभी इच्छाएं अंदर ही रखी होती हैं और अंदर की क्रांति के बिना बाहर आना संभव नहीं होता। प्योली भी अपनी सारी इच्छाएं अंदर ही अंदर रखी रहती है। वो अपनी इच्छाओं को कभी बाहर नहीं आने देती। अगर वो बाहर आने की भी कोशिश करती है तो वो अपनी इच्छाओं का हनन कर देती है। उसके अंदर भोग विलास, सत्ता और शोषण के सामंती खेल चलते रहते हैं, जिसके कारण वह अपनी पहचान खो देती है। एक तरफ तो वह भोग विलास में रमी रहती है तो दूसरी वह अपना जीवन जीना चाहती है। इसी की कश्मकश में वह अपनी जो वास्तविक प्योली है वह अपनी पहचान खो देती है और स्वयं अपने लिए ही अजनबी बन जाती है। वो खुद नहीं समझ पाती कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। प्योली एक तापस कन्या थी और अब वह न रह पाने के कारण उसे क्या होना था, इस भावदशा से ग्रसित दिखाई देती है। अब प्योली का पहला जीवन तापस त्याग का था, लेकिन राजमहल में जो कुछ भी उपलब्ध था वह उसके प्रति उपेक्षा का भाव था।
दोनों एक नहीं था। भोग विलास में जीने वाले राजपुरुष के लिए प्रेम भी एक सौदा था। राजकुमार प्यूली का जितनी सुविधा देता था उतना ही अधिकार भी उस पर चाहता था और उसकी स्वतंत्रता का भी हनन करता था। इसी कारण प्यूरी के लिए पलायन का मार्ग ही शेष रहता है। राजकुमार जितना प्रेम प्यूली को करता है वो उस पर अपना पूर्ण अधिकार चाहता है। वो चाहता है कि राजमहल में जैसे राजकन्याएं रहती हैं उसी प्रकार प्यूली भी रहे। लेकिन प्यूली को ये सब चीज़ पसंद नहीं थी। प्यूली की हर खुशियों का हनन होता चला जाता है। प्यूली अपनी प्रतिबंधित चेतना, पूर्व स्मृति और चिंतना के कारण दब्बू बनी रहती है, लेकिन उसमें आक्रोश की कमी नहीं है। प्यूली नाटक का एक ऐसा चरित्र है जो चोट खाकर भी हिंसक जानवर की तरह आक्रमण नहीं करती, सिर्फ होने की नियति झेलती है। उसके जीवन में दूर का आकाश, भोग से परे की जिज्ञासा और लोकोत्तर प्रेम का प्रतीक बनाता है और अन्य आकांक्षाओं का भी जो मन को मोहती है किंतु दूर है। अतः प्यूली एक बेहतर जिंदगी का एहसास उसमें हर हालत में दूर का आकाश देखने की आकांक्षा के रूप में जिंदा रहता है। मतलब वो अंदर ही अंदर चाहती है कि मैं हर वो चीज़ देखूं, हर वो चीज़ करूं जो मैं चाहती हूं। यही चीज़ सोचते सोचते वह बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ के वह मर जाती है। लेकिन प्यूली के मरने के पश्चात भी नाटक समाप्त नहीं होता। उसके बाद रानी का चरवाहे की मूली पर रोजाना, राजा का प्रणय स्थल पर नगर बसाना और उसका ध्वस्त हो जाना, अर्थात जहाँ पे राजकुमारी रहती थी उसने वहाँ जंगल को काट के एक महल बनाया था और महल कुछ समय बाद ही ध्वस्त हो गया, अर्थात टूट गया। प्यूली का मरकर फूल के रूप में उग जाना, राजा का उसकी रक्षा के लिए उसकी समाधि पे पहरा लगा देना, यह सब पाठकों के मन में एक कसमसाहट सा पैदा करती है जो नाटक की एक बड़ी सफलता है। इस प्रकार नाटक में राजा और प्यूली अलग अलग मानसिकताओं के प्रतीक है। बूढ़ा तांत्रिक, चरवाहा, सूत्रधार, मंत्री, देवचेरी सभी इस विरोधी मानसिकता के चटक रंगों को उभारते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यह नाटक अभाव से प्राप्ति और प्राप्ति से अप्राप्ति की यात्रा में अस्मिता को खोजने की पीड़ा को उजागर करता है। अस्मिता को खोजने की पीड़ा को उजागर करता है। इसमें भी प्यूली अपने आप को ही खोजने की कोशिश कर जाती है कि वो क्या है, क्या थी और उसे क्या करना था। धन्यवाद।